इनकम टैक्स में आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोविडेंट फंड। इससे पहले हम तमाम वो परक्विजिट्स और वो सहूलियात, वो फैसिलिटीज़ डिस्कस कर रहे थे जो जॉब के दौरान एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है, चाहे वो अकोमोडेशन हो, चाहे वो कन्वेंस हो, मेडिकल हो, एंटरटेनमेंट हो या लोन वगैरह की फ़ैसिलिटी हो। इस तरह से अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि जॉब ख़त्म होने के बाद भी एम्प्लॉई को कुछ सहूलत मिलती रहे तो वो एक फ़ंड क्रिएट कर देता है जिसे हम प्रोविडेंट फ़ंड कहते हैं। अब जॉब जो है वो किसी भी तरीके से ख़त्म हो सकती है। सम टाइम रिटायरमेंट हो जाती है, 60 इयर्स एज होने पर बहुत सारे इदारों में रिटायर्ड कर दिया जाता है, जॉब ख़त्म हो जाती है। सम टाइम एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, डेथ की वजह से उसकी जॉब ख़त्म हो जाती है। और बाज़ औक़ात जो है वो सम टाइम डिसेबल होने की वजह से वो जॉब करने के काबिल नहीं रहता और जॉब ख़त्म हो जाती है। तो इन तमाम सिचुएशंस में जिस तरह से भी जॉब ख़त्म हो जाए और एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके एम्प्लॉय को जॉब के बाद भी सहूलत मिलती रहे तो वो एक फ़ंड क्रिएट कर देता है, प्रोविडेंट फ़ंड। प्रोविडेंट फ़ंड की टाइप्स प्रोविडेंट फ़ंड में 3 तरह के प्रोविडेंट फ़ंड्स होते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड। अगर गवर्नमेंट के इदारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फ़ंड मेंटेन करें तो वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड होता है। जैसे पाकिस्तान आर्मी होगी, रेलवे हो गया, ये इदारे गवर्नमेंट के इदारे हैं। ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अगर प्रोविडेंट फ़ंड मेंटेन करते हैं तो उस प्रोविडेंट फ़ंड को हम गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड कहते हैं। इस तरह से प्राइवेट इदारे अगर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फ़ंड मेंटेन करें और उस फ़ंड को कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ये एक अथॉरिटी होती है, एक एम्प्लॉई होता है टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इदारों को रिकॉग्नाइज़ करता है, रजिस्टर्ड करता है। और आगे जाकर हम इसके साथ तमाम पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अगर ये अपना फ़ंड प्राइवेट इदारे CIR से अप्रूव करवा लें तो उसे हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड कहते हैं। और वही प्राइवेट इदारे अगर अपना फ़ंड अप्रूव ना करवाएं तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड हो जाता है। तो बेसिकली ये दोनों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं, अप्रूव हो जाएं तो रिकॉग्नाइज, और अगर अप्रूव ना हो तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड। ये 3 होते हैं। इसकी वर्किंग के ऊपर अगर हम बात करें कि प्रोविडेंट फ़ंड में काम कैसे होता है, वर्किंग इसकी किस तरह से होती है, तो प्रोविडेंट फ़ंड में सबसे पहले एम्प्लॉई का पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है। जो बंदा जॉब कर रहा होता है वो वहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, उसकी सैलरी में से पैसे जो हैं वो डिडक्ट करके कंट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं प्रोविडेंट फ़ंड में। उतने ही पैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जो जॉब दे रहा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है प्रोविडेंट फ़ंड के अंदर। एम्प्लॉय की सैलरी से पैसे काट कर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के पास से कंट्रीब्यूशन, ये दोनों पैसे जो हैं वो बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करवा दिए जाते हैं। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस पर इंटरेस्ट पे करता है। तो तीसरी वैल्यू इसमें कहाँ से आ जाती है? इंटरेस्ट। नंबर 1 कौन पैसा देता है? एम्प्लॉय। नंबर 2 कौन पैसा देता है? एम्प्लॉय। ये दोनों पैसे कहाँ दे दिए जाते हैं? बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और वो इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। और एंड पर जब लाइफ टाइम पूरा हो जाता है, 25 साल, 30 साल, जितने भी साल के लिए वो बंदा जॉब कर रहा होता है, जॉब की मुद्दत पूरी होने पर ये तमाम अमाउंट एक्यूमुलेट होकर उसको पे कर दी जाती है। दोबारा से सुने, हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे काट कर इसमें कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, उतने ही पैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ये दोनों पैसे हर महीने बैंक में जमा करवा दिए जाते हैं और बैंक उस पर इंटरेस्ट पे करता है। तो ये तीनों अमाउंट्स इकट्ठी होते 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 हर साल, फिर 2 साल, 3 साल और 25 साल या 30 साल, जितनी भी जॉब की मुद्दत होती है, ये इकट्ठे होते रहते हैं और एंड पर एक्यूमुलेटेड बैलेंस की शक्ल में एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं। तो हर प्रोविडेंट फंड में 4 वैल्यूज़ होती हैं। नंबर 1 एम्प्लॉय का पैसा, नंबर 2 एम्प्लॉयर का पैसा, नंबर 3 इंटरेस्ट और नंबर 4 ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो एंड पर उसको मिलता है। 3 प्रोविडेंट फंड हैं, हर प्रोविडेंट फंड में ये 4 वैल्यूज़ होती हैं, तो ये टोटल 12 बन जाएंगी। किस तरह से? 4 गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में, यही 4 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और यही 4 अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। इन 12 वैल्यूज़ में से 6 जो हैं वो हमारी एग्जेम्प्ट हैं और 6 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो टैक्सेबल हैं।
तो जो ये तो एग्जाम्ट है उनको तो हमने छोड़ ही देना है, क्योंकि वो एग्जाम्ट है, हमने लिख देना है कि एग्जाम्ट। और जो टैक्सेबल हैं 6, उनमें से 3 जो हैं वो ऐसी हैं जिनका आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, आपने उन्हें शामिल नहीं करना, ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसलिए आपने सिर्फ 3 का ट्रीटमेंट करना है, वो आप नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। दोबारा से सुने, 12 टोटल वैल्यूज़ बनती हैं, 6 उसमें से एग्जाम्ट है, उन्हें छोड़ दें। बाकी जो 6 टैक्सेबल है उनमें से 3 का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बाकी 3 बचती हैं जिनका आपने ट्रीटमेंट याद रखना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से। यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन आ जाए, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो CIR से अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, तीनों केसेस के अंदर आपने एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन को ट्रीट नहीं करना, उसके आगे लिख देना है ऑलरेडी इंक्लूडेड। क्लियर? एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन किसी भी केस में आ जाए, आपने क्या लिख देना है उसके साथ? ऑलरेडी इंक्लूडेड। नंबर 2, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ आ जाए, जब क्वेश्चन के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ आ जाए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो आपने इसका ट्रीटमेंट करना है, वरना नहीं करना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट कब करना है? जब कौन सा प्रोविडेंट फंड हो? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तब आपने ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट क्या करना है? आपने 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, और इसमें 1.5 लाख की अमाउंट होती है, उससे कंपेयर करके आप इसको देखते हैं कि कौन सी अमाउंट जो है वो छोटी है, उसको एग्जाम्प्ट करते हैं। बहरहाल आप इतना याद रखें, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस को एग्जाम्प्ट कर देना है और बाकी टैक्सेबल कर देना है, जैसे आप मेडिकल अलाउंस का करते हैं। 10% किसका लेना है? बेसिक सैलरी, लेकिन उसमें डियरनेस अलाउंस पता है ना आपको, बोनस, कमीशन, डियरनेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ओवरसीज़ ऐड करते हैं। तो आपने बेसिक सैलरी में जस्ट डियरनेस अलाउंस ऐड करके जो आंसर आएगा उसका 10% लेना है, और वो अमाउंट आपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देनी है, एग्जाम्प्ट कर देनी है, और उसको लेस करके बाकी जो बचेगा उसको टैक्सेबल कर देना है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 12,000, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो है 1 लाख, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, डियरनेस अलाउंस है 10,000, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1,10,000। इस 1,10,000 का जब आप 10% लेंगे तो वो 11,000 आएगा। 11,000 इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और एग्जाम्प्ट होकर बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि 1,000 बनता है। तीसरे नंबर पर आपने जो ट्रीटमेंट करना है वो इंटरेस्ट का है। याद रखें, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी आपने तब करना है जब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, अदरवाइज़ नहीं करना। और इंटरेस्ट रेट 16% से ज़्यादा हो, फिर आपने करना है ट्रीटमेंट, बनना आपने ट्रीटमेंट नहीं करना। दोबारा सुने, इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपने सबसे पहले देखना है कि प्रोविडेंट फंड कौन सा है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट करते वक्त ये भी जहन में रखना है कि इंटरेस्ट रेट 16% से ज़्यादा हो। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि 16% से ज़्यादा नहीं है, आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे। इंटरेस्ट के केस में ट्रीटमेंट करते वक्त आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने जो इंटरेस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उसे आपने हमेशा 16 से मल्टीप्लाई करना है और गिवन रेट से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है 40,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40,000। आपने क्या करना है? और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 20%, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20% दिया हुआ है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? 20%। तो आपने क्या करना है? इंटरेस्ट की अमाउंट को 16 से, हमेशा 16 से मल्टीप्लाई करना है और गिवन रेट से डिवाइड कर देना है। आंसर आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करके देखें ज़रा इसको, कितना आंसर आता है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 20, 32,000।
ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई 32,000 और दूसरी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो जैसे हमारे एग्जांपल में 1 लाख और 10,000 है, ये 1,10,000 हो गया, इसका 1/3 ले लें। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाता है 36,667। दोनों में से जो अमाउंट छोटी है, विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो अमाउंट छोटी है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 32,000 छोटा है, इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी 8,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है। लास्ट में एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, चौथी वैल्यू हमारे पास। एक्यूमुलेटेड बैलेंस का ट्रीटमेंट आप याद रखें, आपने हमेशा तब करना है जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अदरवाइज़ आपने ट्रीटमेंट नहीं करना। और ट्रीटमेंट क्या करना है, 50% आपने एक्यूमुलेटेड बैलेंस का एग्जेम्प्ट कर देना है और बाकी का आपने टैक्सेबल कर देना है।